नमस्कार। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीसेक एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से धन उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ट्रेजरी बिल तथा बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। तीसरा, जीसेक को जोखिम मुक्त गिल्ट एज्ड उपकरण कहा जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाला एक व्यापार योग्य साधन है। जीसेक एक प्रकार का ऋण साधन है जिसे सरकार अपने राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से धन उधार लेने के लिए जारी करती है, इसलिए कथन एक सही है। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। जीसेक में व्यवहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसीलिए इन्हें गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसलिए कथन तीन सही है। बता दें कि गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियां उच्च श्रेणी के निवेश बॉन्ड हैं जो सरकारों और बड़ी कंपनियों द्वारा धन उधार लेने के साधन के रूप में पेश किए जाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गिनी सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था के भीतर आय या उपभोग असमानता को मापता है तथा पूर्ण समानता से विचलन को इंगित करता है। दूसरा, गिनी सूचकांक एक पूर्ण समानता को दर्शाता है जबकि सूचकांक 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तीसरा, गिनी सूचकांक लॉरेंस वक्र और पूर्ण समानता की एक काल्पनिक रेखा के बीच के क्षेत्र को मापता है जिसे रेखा के नीचे अधिकतम क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिर्फ दो। गिनी सूचकांक यह मापता है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण किसी हद तक पूरी तरह से समान वितरण से विचलित होता है, इसलिए कथन एक सही है। 0 का गिनी सूचकांक पूर्ण समानता को दर्शाता है जबकि 100 का सूचकांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। गिनी इंडेक्स लॉरेंस वक्र और पूर्ण समानता की एक काल्पनिक रेखा के बीच के क्षेत्र को मापता है जिसे रेखा के नीचे अधिकतम क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि मूल्य आयोग 1965। दूसरा, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। तीसरा, शांता कुमार समिति 2014। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपर्युक्त समितियों में सर्वाधिक संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय कृषि, या खेती और सटीक कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि मूल्य आयोग का गठन वर्ष 1965 में कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी की अनुशंसा करने के लिए की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, जो वर्तमान में गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और कपास सहित 23 फसलों के लिए एमएसपी का सुझाव देता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसानों के मुद्दों को संबोधित करने और उनके कल्याण के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ निर्धारित करने का प्रस्ताव भी शामिल था। वर्ष 2014 में गठित शांता कुमार समिति ने भारतीय खाद्य निगम की समीक्षा की तथा किसानों के लिए मूल्य आधारित से आय आधारित समर्थन की अनुशंसा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट यारलुंग सांगपो के रूप में होता है। दूसरा, यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तीसरा, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नमचा बरवा चोटी के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपरोक्त विवरण से सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? सिंधु, सियांग नदी, सतलुज या सुबानसिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सियांग नदी। हाल ही में भारत ने ब्रह्मपुत्र पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध को चीन द्वारा मंजूरी दिए जाने पर चिंता जताई, जिससे भारत की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना की योजना को बढ़ावा मिला।
यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के पास स्थित है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट यालुंग सांगपो के रूप में निकलने वाली सियांग नदी पूर्व की ओर 1000 किलोमीटर से अधिक तक बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नमचा बरवा चोटी के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाती है। असम में यह दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। अगला प्रश्न, कैनोर हेप्टिडीज एलिंगिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पारदर्शी अकशेरुकी निमेटोड है। दूसरा, यह या तो पशुओं या पौधों पर परजीवी हो सकता है या मृदा या जल में स्वतंत्र रूप से मिल सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। इस छोटे अकशेरुकी की लंबाई सिर्फ 1 मिलीमीटर होती है और यह एक पारदर्शी निमेटोड है, अतः कथन एक सही है। निमेटोड, जिन्हें गोलकृमि भी कहा जाता है, बेलनाकार एवं अक्सर सूक्ष्म जीव होते हैं तथा यह मृदा और तलछट पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है। ये पशुओं या पौधों पर परजीवी होते हैं या मृदा एवं जल में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें अपने अत्यधिक संरचित समूहों के लिए जाना जाता है जिसमें आमतौर पर 20 से 150 सदस्य होते हैं। दूसरा, यह परिष्कृत संचार और सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों के उदाहरणों में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना और अखरोट तोड़ना शामिल है। चौथा, इनके साधनों और तकनीकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा किस जीव का वर्णन किया गया है? डॉल्फिन, चिंपैंजी, हाथी या कौवे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंपैंजी। चिंपैंजी वर्तमान में मानव जाति से निकटतम संबंधित जीवों में से एक हैं तथा इनके और मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे जिनका अस्तित्व लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व था। ये अत्यधिक संरचित सामाजिक समूहों में रहते हैं जिनमें प्रायः 20 से 150 चिंपैंजी होते हैं तथा इनकी संचार पद्धति और व्यवहार जटिल होते हैं। चिंपैंजियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों के उदाहरणों में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना और अखरोट तोड़ना शामिल है तथा इनके साधनों और तकनीकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। चिंपैंजी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का भक्षण करते हैं जिनमें मैंग्रोव के पत्ते भी शामिल हैं और विशेष रूप से शुष्क जलवायु में वे गुफाओं में रहते हैं। आवास के विनाश और शिकार से इनकी आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक विविधता को खतरा है जिससे संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। दूसरा, प्रधानमंत्री NTCA के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38L उपधारा 2 के अनुसार NTCA में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अध्यक्ष के रूप में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में तथा संसद के 3 सदस्य पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव एवं अन्य इसके सदस्यों में शामिल होते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न, बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ज्ञान साझा करने, बेहतर एकीकरण, निर्णय लेने और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। दूसरा, दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र के माध्यम से किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2021 में जारी बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश भारत में अनुसंधान समूहों के बीच जैविक डेटा के आदान प्रदान को सक्षम बनाने पर केंद्रित है। ये ज्ञान साझा करने, बेहतर एकीकरण, निर्णय लेने तथा न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं, अतः कथन एक सही है। ये साझाकरण को बढ़ावा देने के साथ अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश के लाभ को अधिकतम करने पर केंद्रित हैं। इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हरियाणा के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र की है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न,
परमाणु ऊर्जा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एईसी की स्थापना सर्वप्रथम अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख के लिए की गई थी। दूसरा, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति संसद के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष की जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। एईसी का गठन पहली बार अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख हेतु किया गया था, अतः कथन एक सही है। वर्ष 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया तथा वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन इसकी स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव इस आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन दो सही है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष की जाती है, अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न, अक्सर समाचारों में दिखने वाले प्लास्टिसाइजर का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? प्लास्टिक जैसी सामग्रियों के लचीलेपन, स्थायित्व और कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले योजकों का एक समूह। सिंथेटिक सामग्री का उपयोग विशेष रूप से ऊष्मा प्रतिरोधी और अग्निरोधी पॉलीमर के उत्पादन में किया जाता है। यौगिक जो औद्योगिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा बहुलकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। या प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों का उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आईआईटी रुड़की ने मिट्टी के जीवाणु सल्फोबेसिलस एसिडोफिलस द्वारा उत्पादित एस्टरेज एंजाइम का उपयोग प्लास्टिसाइजर डायएथिल हेक्सिलफथलेट को तोड़ने के लिए सफलतापूर्वक किया है। यह प्रगति प्लास्टिसाइजरों से उत्पन्न बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करती है। प्लास्टिसाइजर ऐसे योजक होते हैं जिनका उपयोग पीवीसी जैसे कठोर प्लास्टिक को बहुलक श्रृंखलाओं के भीतर अंतर आणविक बलों को कम करके अधिक लचीला और नरम बनाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से प्लास्टिक उत्पादों के लिए प्रासंगिक है जिनमें स्थायित्व और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, जैसे केबल, होज और फिल। ये कैंसरकारी हैं जो त्वचा में अवशोषित होने या निगलने के माध्यम से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं। लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के रूप में ये जल और मृदा को दूषित करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र तथा जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नौसेना जहाज और परियोजना। नीलगिरी परियोजना 15B, सूरत परियोजना 17A, वागशीर प्रोजेक्ट 75। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय नौसेना में 15 जनवरी 2025 को नीलगिरी, सूरत और वागशीर को शामिल कर लिया गया है। ये सभी पोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्मित हैं। प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज नीलगिरी एक अत्याधुनिक फ्रिगेट है जिसमें उन्नत स्टील तकनीक और परिष्कृत हथियार प्रणाली शामिल है, जो इसे नौसेना रक्षा में एक दुर्जय संपत्ति बनाती है, इसलिए जोड़ी एक सही ढंग से मेल नहीं खाती है। सूरत प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, इस श्रृंखला में चौथा और अंतिम विध्वंसक है, इसलिए जोड़ी दो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की छठी पनडुब्बी वागशीर दुनिया भर में सबसे शांत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे एंटी सरफेस और एंटी पनडुब्बी युद्ध के साथ साथ निगरानी तथा विशेष अभियानों में संलग्न होने की अनुमति देती है, इसलिए जोड़ी तीन सही ढंग से मेल खाती है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। दूसरा, उन्हें उनके प्रतिष्ठित नारे जय जवान जय किसान के लिए याद किया जाता है। तीसरा, उन्होंने ताशकंद घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे अच्छा वर्णित है? मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।